आइए अगला टॉपिक करते हैं। देखो 1D कोलिजन हो चुका है इलास्टिक और इलास्टिक में, ठीक है। उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन कोलिजन के पहले कुछ भी हो सकता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन कोलिजन के बाद भी कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ, बस ये फिक्स होता है कि 1D में करना क्या होता है। 1D में इलास्टिक कोलिजन में या इलास्टिक में कोलिजन के पहले जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का दोनों पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन में, कोलिजन के बाद भी पार्टिकल की वेलोसिटी वही रहेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर लाइन चेंज हो गया, मोशन का डायरेक्शन बदल गया, वो आ जाएगा 2D में। क्लियर है? तो वही करते हैं, देखते हैं 2D में क्या होना है। तो बस कुछ नहीं होना है 2D में, बस कंपोनेंट एक्ट करेंगे, कहानी वही चलेगी। पहला इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। नीचे से मार्कर लेते आओ, मार्कर खराब है। आइए समझ रहे बाबू, ध्यान से देखो बाबू, ए रे सुनो, देखो दो बॉडी है, सुनो सुनो, दो बॉडी है M1 और M2 जिसका मास है, अगर U1 ग्रेटर देन U2 होगा तो ये पक्का इसे ठोकेगा। अब यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दोनों बॉडी इस तरह से कोलाइड करे कि एक इधर और एक इधर चला जाए, ये भी तो हो सकता है। या मान लो एक सीधा जा रहा हो, दूसरा बदल जाए, दोनों में से किसी, दोनों का भी डायरेक्शन बदले चलेगा, दोनों में से किसी एक का भी डायरेक्शन बदलेगा तो 2D होगा। समझ पाए बात को? क्लियर है? 2D इसलिए कहते हैं कि ये प्लेन में होता है, 2 डायमेंशन में, कोई x में जा रहा है, कोई y में जा रहा है। नहीं, ये मान लो ना x में ना y में कुछ जा रहा है, तो ये एक प्लेन में मोशन करेगा, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं, और कोई बात नहीं होती है। ध्यान में दीजिएगा कि यहां पे कभी कभी ये टर्म भी आ जाता है, एंगल ऑफ स्केटरिंग और एंगल ऑफ रिकॉइल। आपको लग रहा कि दोनों एक ही बात है, इसको समझिए कैसे एंगल ऑफ स्केटरिंग का मतलब समझाते हैं, एंगल ऑफ रिकॉइल का मतलब समझाते हैं। सुनना बाबू, एंगल ऑफ स्केटरिंग मतलब ये होगा, देखो यहां पे M1 ने M2 को ठोका ना, आई बात समझ में, ध्यान देना। तो ये हो गया, इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है टारगेट, नहीं ये टारगेट बॉडी है, ये आई बात समझ में। ये M1 ने M2 को जिस डायरेक्शन, मतलब मान लो ये से हिट किया तो M1 जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, मतलब समझ रहे हैं, M1 यानी कि इसको कहते हैं कौन सा, एक तो टारगेट होता है और एक होता है जो ठोकता है, उसको क्या कहते हैं? कुछ भी, ये चलो ये टारगेट हो गया और ये मान लो ठोकने वाला मास हो गया, ठीक है। कोलाइडिंग बॉडी, दोनों कोलाइडिंग बॉडी होती, चलो कोई बात नहीं। ये पहले वाली जो बॉडी इसको ठोकेगी, हिट करेगी, वो बॉडी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ स्केटरिंग। नहीं, स्केटरिंग मतलब हुआ कि जो पार्टिकल गया और वो जिस डायरेक्शन में जाता है वो स्केटर्ड किया, आई बात समझ में। तो ये ठोका, M1A ने ठोका और A जो डायरेक्शन बनाएगा हॉरिजॉन्टल से उसको कहेंगे एंगल ऑफ स्केटरिंग। समझ पाए बात को? एंगल ऑफ स्केटरिंग समझ पाए। और दूसरा, जिसको ठोका वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिकॉइल कहेंगे, ठीक है। जिसको ठोका गया, जिसको हिट किया गया, वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिकॉइल कहेंगे। क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रिलेशन होता है इसमें। ये रिलेशन पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आगे हम डेरिवेशन कर रखे हैं। देखो अब इसमें होगा क्या, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है और इलास्टिक कोलिजन मतलब परफेक्ट इलास्टिक, आई बात समझ में। जब तक कहा ना जाए तब तक आपको इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक कह दिया जाए। हां, अगर परफेक्टली इलास्टिक ना, इलास्टिक बोल के रिस्टिट्यूशन डाल दिया जाए तब तो कहानी आपके पता ही क्या होने वाली है। अगर सिंपली इलास्टिक दे रखा हो और कुछ नहीं कहा जाए तो क्या करना है, परफेक्टली इलास्टिक वाला सिचुएशन लगाना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर देना है। आई बात समझ में। इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मोमेंटम तो हर केस में कंजर्व होगा। चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करवा देते हैं तुम्हारा। काइनेटिक एनर्जी पहले कंजर्व करवा लो। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, स्केलर है, तो इसलिए इसको डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन में गया डजंट मैटर, किस वेलोसिटी से गया इस बात से मतलब रहेगा ना। काइनेटिक एनर्जी
को बस इस बात से मतलब होगा कि वो कितनी वेलोसिटी से गई है, किस डायरेक्शन में गई है, डजंट मैटर। इसीलिए ये इस डायरेक्शन में गया, अल्फा एंगल से गया, बीटा एंगल से गया, काइनेटिक एनर्जी को इससे कोई मतलब नहीं। काइनेटिक एनर्जी को बस मतलब से है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है और मास क्या है। आई बात समझ में? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, बराबर होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर था सिस्टम के पास। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कोई एंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्केलर होती है। जब हाफ 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 सब कैंसिल आउट हो गया तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गया। क्लियर? गुड। अब देखो मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम ठहरी वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम देखो स्टार्टिंग में इसके पास जो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही ना, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक, इलास्टिक 1D 2D कुछ भी हो, परफेक्टली हो नहीं हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो चलो सही बात है। स्टार्टिंग में तो इसके पास एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम है, लेकिन जब ये कोलाइड कर गई तो इसके पास तो मोमेंटम तो प्लेन में आ गया ना। जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, शुरू में मान लीजिए इसके पास एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम था p, लेकिन जब ये हुआ तो इसके पास तो जब ये जाएगा इसके पास तो दो डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा, एक x में एक y में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम x के अलोंग भी कंजर्व करवानी पड़ेगी और मोमेंटम y के अलोंग भी कंजर्व करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? मोमेंटम x डायरेक्शन के अलोंग भी कंजर्व करवाना है और मोमेंटम y डायरेक्शन के अलोंग भी कंजर्व करवाना है। आइए बारी बारी से करें। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस, तो भाई इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस और फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस और फाइनल मोमेंटम x एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस में था कितना, m1 u1 और m2 u2 था। फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस में क्या होगा, देखो मास तो वही रहेगी, बस वेलोसिटी तुम्हें क्या लगना है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट उठेंगे। v1 का क्या होगा, इधर होगा v1 cos अल्फा और इधर हो जाएगा v1 sin अल्फा। तो मास इंटू वेलोसिटी, x में मास इंटू वेलोसिटी v1 cos अल्फा, और दूसरा वाला का क्या भी हो जाएगा, ये v2 cos बीटा, इसका मास और इसकी वेलोसिटी x के अलावा हो गया। x के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो गया, बहुत बढ़िया। मोमेंटम तो आपको दो डायरेक्शन में कंजर्व करवाना है ना, चलिए y में भी करवाते हैं। मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में था क्या, बॉडी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी ना, x के अलोंग, y में मूव कर रही थी क्या इनिशियली, तो इनिशियल मोमेंटम y के अलोंग 0, फाइनल मोमेंटम y के अलोंग जो है, फाइनल मोमेंटम y के अलोंग कितना होगा, m1 v नहीं v1 sin अल्फा, m2 v2 sin बीटा। एक बात समझना, ये जो v2 है डाउनवर्ड है ना, इसलिए हमने यहां पे डायरेक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया। v2 का डायरेक्शन नेगेटिव, समझ कर रहे हो ना, तो आपने इसको पॉजिटिव माना तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहां पे नेगेटिव डाला, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व किए तो ये वाला टर्म आपका इधर आके m2 v2 sin बीटा और ये हो गया m1 v1 sin अल्फा। बोलो दूसरा, ये वाला इक्वेशन क्लियर है, ये वाला इक्वेशन क्लियर है। तो आपके पास तीन इक्वेशन मिल गए। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी दो का हेल्प लेके v1 v2 निकालना होता है, फॉर्मूला हम नहीं बना रहे हैं, कारण यह है कि फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है। आपको करना क्या है, जब भी 2D कोलिजन होगा मोमेंटम कंजर्व करवाइए x के अलोंग, मोमेंटम कंजर्व करिए y के अलोंग, इक्वेशन आपको मिलेगा। क्लियर है? आपको बस करना है मोमेंटम कंजर्व करवा देना है x के अलोंग और मोमेंटम कंजर्व करवा देना है y के अलोंग, फिर जो होगा देख लेंगे। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करवा देनी है, बात खत्म। और यही 2D में जब इलास्टिक होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करवानी, यही काम करके छोड़ देना है। आई बात समझ में? अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है, उसे देखिए। ये नॉर्मल हो गया, इसी को सॉल्व करेंगे v1 v2 आ जाएगा। क्लियर है? आइए अगले केस के बारे में बात करें। देखो ये कंप्लीट डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये रिजल्ट याद रखना है, और यही रिजल्ट समझाने के लिए हमने आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन करा है। 11th में हो कर लेते हैं, क्या जाता है, फिर बाद में तो करना नहीं ही है। कैसे सॉल्व हुआ, सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर भी हेल्प करते हैं हम। मान लेते हैं स्पेशल केस है, ये स्पेशल सिचुएशन है, कुछ चीजें कंसिडरेबल होगी। जैसे हमने क्या माना कि मान लिया कि दोनों बॉडी का मास सेम है, मान लिया स्पेशल केस बना रहे हैं। अगर दोनों बॉडी का मास सेम हो, ठीक,
और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेकंड बॉडी को 0 में रख दी, इनिशियली उसे रेस्ट में रखा है। मतलब ये हुआ कि एक गेंद रखी हुई है m मास की और एक मास m मास का गेंद आके उसे हिट करता है, फिर उसके बाद इसका डायरेक्शन बदल गया। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए u2 को लेट कर लिया 0 और u1 को u मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इसे ध्यान से देखिए, ये वाले इक्वेशन में जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करवाए थे आप, ठीक है, उसमें क्या इक्वेशन बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जब आप कंजर्व करवाए थे तो उसमें बन जाता था हमारा क्या रिलेशन, देखो तो जरा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के केस में हमारे पास रिलेशन बनता था m1 u1 स्क्वायर। तो बताइए m m m m सारे m हैं, तो यहां से क्या समझ में आया बाबू? मास तो कट गया, मास तो कट गया। और हमने क्या किया था कि u2 को 0 कर दिया था, याद है आपको? तो u2 वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना, और u1 को u कर दिया था, तो ये हो गया u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ओनली। जब आप मास को सेम करोगे तो ये मास m m m m m एलिमिनेट हो जाएगा, और u2 को भी 0 कर दिया तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब u1 को हमने u माना तो u स्क्वायर बचेगा, v1 स्क्वायर बचेगा और v2 स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना, बस वही बचा है। और ठीक है, अब देखो तो यही वाला, तो जब हमने ये वाले इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी वाला का सॉल्व किया तो क्या ये इक्वेशन बना u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बचा। अब उसके बाद क्या किया गया? पहला जो इक्वेशन था हमारे पास x में मोमेंटम को कंजर्व करवा के तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया बाबू। यहां पे भी हमने क्या किया, इसी को पुट कर दिया, m m m m कैंसिल आउट और u2 वाला टर्म खत्म, तो u बराबर v1 cos अल्फा v2 cos बीटा, सेकेंड इक्वेशन बना। तीसरा इक्वेशन यहां पे भी वही किए हैं, m m खत्म नहीं, तो v1 sin अल्फा बराबर v2 sin बीटा। ये तीन हमें नए इक्वेशन फिर से मिले, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन यहां पे आपको दिख रहा होगा, दिख गया तीनों इक्वेशन। इसको हमने एक नए इक्वेशन का नाम दे दिया 4 5 6। आगे अब क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर सकते हैं। तीन इक्वेशन है आपके पास, तीनों को सॉल्व करके इस तरह से मतलब देखो v1 स्क्वायर है ना, यहाँ पे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर है और u1 का स्क्वायर, तो u1 का वैल्यू यहाँ पे देखो दिख रहा है तुम्हें, ये है u का वैल्यू ना बाबू। तो u का वैल्यू को हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, मतलब 2ab हो गया पूरा वाला टर्म। इसको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, पूछा भी नहीं जाता, आपको बस समझना है किया क्या गया। ये इक्वेशन बना, पिछले वाले में पिछला जो तीन इक्वेशन बना था उनमें हमने ये कंडीशन पुट किया, कंडीशन से एक तीन नए रिलेशन बने। अब इस रिलेशन को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे u स्क्वायर है और यहाँ पे u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये एक्सप्रेशन मिला आपको। अब ये सॉल्व करते 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 हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, एलिमिनेट करते करते। अब देखिए तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, ये वाला इक्वेशन देखो तो v1 sin अल्फा इक्वल टू v2 sin बीटा लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो v2 sin बीटा है, यहाँ पे v1 sin अल्फा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद आपके पास रिजल्ट बन जाता है ये वाला cos अल्फा। cos अल्फा का रिजल्ट ये हुआ v1 by v2 sin स्क्वायर अल्फा और cos बीटा, ठीक। अब करते हैं क्या कि आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, एक साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का और कॉस अल्फा प्लस बीटा का काफी यूजफुल फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए तुम्हें, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पे हम लिख दिए हैं, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये कहीं से आया नहीं है, ये फॉर्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यहां पे भी हम लोग वही रिजल्ट को ढूंढ रहे हैं यहां पे, तो यहां पे अगर हम cos अल्फा प्लस बीटा लिखें, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे, नहीं यहां पे cos अल्फा cos बीटा है ना बाबू, तो यहां पे देखिए cos अल्फा cos बीटा है आपके पास, है ना, तो cos अल्फा cos बीटा का वैल्यू पुट कर दिए यहां पे, इसको इधर करोगे तो आ जाएगा वैल्यू। उसी तरह से sin अल्फा sin बीटा वैल्यू यहां पे होगा कहीं पे आपका sin अल्फा इंटू साइन बीटा, यहां से sin अल्फा इंटू साइन बीटा,
नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू पुट कराया और साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू यहां पे ये रिजल्ट लिखाएगा कहां से, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो आपको साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए ना, यहां भी आप क्या कर दो, साइन बीटा मल्टीप्लाइड कर दो और यहां भी साइन बीटा मल्टीप्लाइड कर दो, नहीं हाँ, तो यहां से साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू पुट कर दे, मिल जाएगा आपको, इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा आराम से। आई बात समझ में, बस माइनस है ये वैल्यू। अब ये सॉल्व होके एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका कितना, 0। देखो v1 v2 है, v1 v2 है, यहां पे देखो cos बीटा cos बीटा cos बीटा cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, यहां भी साइन स्क्वायर कट्टो कट्टो होके कंप्लीट 0 हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, आपको ये सब कुछ नहीं समझना है, बस ये याद रखना है आपको। फायदा ये हुआ कि अगर, अब देखो सिचुएशन जो हमें मेनली सीखनी थी स्पेशल केस में, कि अगर नहीं कोलिजन इलास्टिक हो, कोलिजन इलास्टिक 2D हो, 2D इलास्टिक कोलिजन हो, मास सेम हो, m1 m2 सेम हो और सेकेंड वाली बडी रेस्ट में हो, तब क्या हुआ। देखो ये एक बडी है जो कि रेस्ट में है, ठीक है, जिसका मास m2 है, एक u1 मास कुछ भी रह सकता है, m1 मास का बडी इसे u1 से अगर मान लो u से हिट करता है, ये रेस्ट में होता है, तो ये कोलिजन के बाद ये इधर जाएगा, कौन m1 मान लो अगर, हाँ बाबू मास सेम है, सॉरी m और m, अगर ये m ब्लॉक इधर जाएगा, ठीक है, तो दूसरा भी कहीं जाएगा ना, a और b, a और b, a इधर गया तो दूसरा भी कहीं गया b ब्लॉक, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये हुआ मुद्दे की बात दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यही सीखना था हमें यहां पे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए मात्र फटाफट। आगे हम लोग कर लेते हैं इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन। अगला हेडिंग लगाएंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इसको करो जल्दी, एक चीज और सिखाना है हमें, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखो इसमें भी वही करना है, सुनिए सर, इन इलास्टिक कोलिजन अगर 2 डायमेंशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करवाना है, नहीं हुआ क्या है, ये एक बड़ी मास m1 a मूविंग विथ u1, बोर्ड पे देखेंगे, एक बड़ी b मास m2 मूविंग वेलोसिटी u2 इन स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन है। देखो एक बात ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है इन इलास्टिक या इलास्टिक 2D में कि स्टार्टिंग भी स्ट्रेट लाइन ही हो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं समझे बात को। हो सकता है कि किसी 2 एंगल से आ रही हो बड़ी, फिर स्ट्राइक करी और किसी एंगल से चली गई। आई बात समझ में। तो ये प्लेन में भी मतलब 2 डायमेंशनल इलास्टिक या इलास्टिक में इनिशियल भी हो सकता है, वो किसी एंगल पे हो, ठीक है। तो इनिशियल का कोई गारंटी नहीं है, फाइनल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में है, मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ना रहे, किसी दोनों में से या तो दोनों का बदल जाए या तो किसी एक का भी बदलेगा तो चलेगा। अब कोलिजन हुआ तो एक बड़ी चली जाएगी किसी डायरेक्शन में, नहीं v1 से, और एक दूसरी बड़ी मान लो किसी डायरेक्शन में चली गई, नहीं v2 से। तो यहां पे बस आपके पास क्या होगा, उसी रिजल्ट को कॉपी पेस्ट करना, और क्या, क्योंकि पता है आपको मोमेंटम कंजर्व करवाना है, नहीं मोमेंटम कंजर्व करवा देना है, क्या x के अलोंग, नहीं अलोंग x डायरेक्शन, x के डायरेक्शन में करेंगे मोमेंटम जब अलोंग, तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x,
और इसको सॉल्व करने से क्या हुआ आ रहा था रिजल्ट, आपको अगर याद होगा x में पुराना वाला रिजल्ट कॉपी पेस्ट करें बाबू। अगर ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा था तो पुराना वाला रिजल्ट था हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 cos अल्फा था और प्लस m2v2 cos बीटा था, cos बीटा था। एक ये रिजल्ट आता था, ठीक है, और दूसरा अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इसको मोमेंटम को कंजर्व करवा दीजिए, तो y डायरेक्शन में इनिशियल इसके पास था नहीं, तो रिजल्ट आया था आपका इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन था 0 और फाइनल मोमेंटम था m1v1 साइन अल्फा माइनस m2v2 साइन बीटा था, ये रिलेशन। बस ऑन सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन वी गेट द वैल्यू v1 एंड v2। दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर एक पास मात्र, उसके लिए तो मात्र दो ही इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल में कौन, एक v1 और एक v2, और सब सारी चीजें तो नॉन होगी। तो आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, आप आराम से खटाखट सॉल्व करके v1 और v2 निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ये हो गई इलास्टिक की बात। यहां पे हम लोग स्पेशल परफेक्टली इलास्टिक कर लेते हैं। नहीं, परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होगा, आपको पता है कि परफेक्टली इलास्टिक किसे कहते हैं सर, स्टिक टुगेदर। हाँ, स्टिक टुगेदर होगा। तो फोर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन अगर हो तो स्टिक टुगेदर मतलब हुआ कि फाइनल जो v1 और v2 होगी वो सेम होगी। हाँ देखो कैसे, जैसे मान लो ये a u1 से जा रहा था, ये b u2 से जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर। हो सकता हो कि हाँ डायरेक्शन तो बदलेगा ना, 2D होना है तो स्टिक करेगा लेकिन डायरेक्शन कुछ और होगी। तो हो सकता है ये दोनों बॉडी, ये m1 और ये m2 इस डायरेक्शन में गई v वेलोसिटी से, चलेगा। आई बात समझ में, चलेगा। बस m1 m2 इस डायरेक्शन में मान लो कुछ एंगल से गया थीटा, या हो सकता है आने वाला कुछ एंगल होगा, बाद में स्ट्रेट लाइन गई होगी थीटा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो सेम चीजें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मोमेंटम जो आपका होगा m1 v1 वो तो एज इट इज रहेगा। मोमेंटम इनिशियल अलोंग x डायरेक्शन, मोमेंटम फाइनल अलोंग x डायरेक्शन। इनिशियल में क्या था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, फाइनल में बताओ तो बाबू, फाइनल में तो दोनों का सेम ही हो जाएगा ना, तो v साइन थीटा कॉमन, सॉरी v cos थीटा कॉमन आ जाएगा। नहीं तो m1 प्लस m2 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका v cos थीटा। यहां से आपका v आ जाएगा सिंपल, नहीं इस रिलेशन से आपका सिंपली v आ जाएगा। y में करोगे क्या, y में भी आप चाहे तो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका y में करवा दीजिए, आसान होगा क्योंकि इस इनिशियल आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मोमेंटम इनिशियल अलोंग y, मोमेंटम फाइनल अलोंग y, तो इनिशियल तो 0 है और फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल m1 प्लस m2 v साइन थीटा। आई बात समझ में, यहां भी आपको दो इक्वेशन मिल गए। तो परफेक्टली इन इलास्टिक 2D कोलिजन में ये दो स्पेशलिटी आ जाती है कि वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, काम खत्म। छाप लीजिए, सवाल कर लेंगे। एक चीज और समझ ही लो, अगर मान लो ऐसा हुआ, मान लो ये m1 है, नहीं ये m2 है, m1 और m2 दोनों u1 और u2 से जा रही थी, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लीजिए, यहां इस केस में ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लो थीटा है, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद मान लीजिए ये इधर चली गई, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जाएगी तो कॉमन वेलोसिटी से, और ये एंगल मान लो फाई है, थीटा जरूरी नहीं है, सेम नहीं होगा, कुछ और एंगल कर देते हैं फाई, m1 m2। अब तो इनिशियल मोमेंटम भी y में आ रहा है ना, अब फाइनल मोमेंटम भी y में आ रहा है,
तब तुम्हें हेल्प करेगा ये। इस केस में वही करेंगे कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल x के अलोंग और फाइनल x के अलोंग कंजर्व करा दीजिएगा, इनिशियल y के अलोंग और फाइनल y के अलोंग कंजर्व करवा दीजिएगा। ये दो चीजें इसमें भी यूज करनी है, ये वाला केस। ठीक है, फटाफट से आप लीजिए, जल्दी करो, एक क्वेश्चन कर ले फिर। सवाल आसान है, दे रखा है दो आइडेंटिकल बॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि M1 और M2 सेम होगा। गुड। U1 दे रखा है आपको 9 मीटर पर सेकेंड और U2 हो गया 0। लक्षण दिख रहा है इसका क्या? बस फर्क यहां पे ये है कि कोलिजन कैसा है पता नहीं, इसलिए डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इनिशियल मोमेंटम अलोंग x, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x, फाइनल मोमेंटम अलोंग x करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि θ1 या मतलब अल्फा और बीटा दोनों आपका सेम दे रखा है, नहीं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, तो सीधा सा आपको पता है इनिशियल मोमेंटम तो m1 u1 प्लस m2 u2 बरोबर फाइनल में भी cos थीटा आ जाता था ना, नहीं, m1 v1 cos 30 डिग्री और प्लस m2 v2 cos 30 डिग्री। अगर m1 सब बराबर होती कैंसिल आउट और u2 वाला टर्म 0, u1 का वैल्यू कितना दे रखा है 9 इक्वल टू v1 का वैल्यू पता नहीं और cos 30 का वैल्यू √3/2। गुड। प्लस v2 का भी पता नहीं और वैल्यू हो गया √3/2। आप कह सकते हैं कि √3/2 कॉमन ले लीजिए और यहां पे v1 प्लस v2 आ गया, इक्वेशन 1 बन गया। आई बात समझ में? गुड। इसके बाद अगला करोगे मोमेंटम अलोंग इनिशियल अलोंग y और मोमेंटम फाइनल अलोंग y कर दीजिए। इनिशियल में y में तो हमको लग रहा है कि अगर 0 होगा, पता था ना, कौन सा इनिशियल 0 था ना, इनिशियल मोमेंटम y में कुछ नहीं ना है क्योंकि आप 0 कर दिए, और फाइनल में था, याद होगा आपको साइन वाला टर्म था, नहीं, m1 v1 साइन 30 था और माइनस था, याद करना, माइनस m2 v2 साइन 30 था ना। अब बताइए, ये तो सेम हो गया, इधर आएगा तो m1 v1 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू m2 v2 साइन 37 का वैल्यू 1/2। m2 खत्म हो गया, देखो 1/2 खत्म हो गया, v1 v2 ऐसे भी बराबर हो गया है। यहां से तुम्हारा v1 और v2 सेम आ गया, मतलब ये आ गया आपका v, यहां पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, बन जाएगा सॉल्व। 1 में करोगे तो 9 इक्वल टू √3/2 और v 2v हो जाएगा, v खत्म, नहीं, और आ जाएगा v इक्वल टू 9/√3 मतलब 3√3 मीटर पर सेकेंड। अगर नेचर ऑफ कोलिजन पूछा जाए अब तो बोलोगे परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ है। इस तरह से आप नेचर ऑफ कोलिजन भी डिसाइड कर सकते हैं। क्या कोलिजन कैसा था बता है? नहीं, नेचर ऑफ कोलिजन आप सॉल्व करके एनर्जी लॉस वगैरह दिखा के भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि कोलिजन कैसा हुआ है। कभी कभी सवाल नेचर ऑफ कोलिजन को लेके भी आता है, हम होमवर्क में दे देंगे वो वाला सवाल जिसमें नेचर ऑफ कोलिजन आपको डिसाइड करना है। अच्छा प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, रिबाउंडिंग ऑफ वॉल। ठीक है, ये मेनली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। सॉल्यूशन छाप लिए क्या? बाद में छाप लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, हम मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, बस ये वाला मिटा रही, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, इसको हम मिटा नहीं रहे, बाद में रहने देंगे, पहले समझ लीजिए, टाइम कम है, चैप्टर खत्म करना है आज, ठीक, पहले समझिए। अगला टॉपिक है रिबाउंडिंग, लगाएंगे हेडिंग रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड, आफ्टर कोलिजन विथ द ग्राउंड। यहां से एक शॉर्टकट बनेगा, इसी शॉर्टकट को आपको याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन आप बार बार कर नहीं पाएंगे, फिर भी हम सिखा रहे हैं कैसे हुआ है। चलिए सिचुएशन समझते हैं।
जब आप किसी गेंद को गिरा रहे होते हैं, है कोई गेंद क्या? नहीं, इमेजिन करिए, घर गेंद अंकित नहीं, घर में नहीं, किसी के बैग में बॉल सब नहीं है, रहने दो कोई बात नहीं। सुनो, बोतल का ढक्कन नहीं गिरेगा, ज्यादा बाउंस नहीं करेगा, इमेजिन कर सकते हो, वैसे ये ज्यादा गिरेगा नहीं, उधर तो चला गया, बोल रहा था ना बढ़िया से होता, शेप इसका यूनिफॉर्म नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा। आप देखो, जब बॉल को आप मान लो कोई इलास्टिक बॉल है, उसको जब आप ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, पहले वो गिरा नहीं, फिर उतना ऊपर एनर्जी कुछ वेस्ट होगी तो उतना ऊपर नहीं आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर थोड़ा नीचे गिरेगा, मतलब ये मोशन ऐसा रुकेगा। नहीं समझे बात को? जब गेंद को आप हाइट से गिराओगे तो ये नीचे जाएगा नहीं, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बस में रुकेगा, मतलब लास्ट में ये रुकेगा। तो मोशन इसका ठीक ऐसा होगा। हमसे ये पूछा जाता है इसमें कि कितनी बार टप्पा खाई या कितनी बार टप्पा खा सकती है, आप इसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनी बार टप्पा खाएगी, कब ये रुकेगी, और रुकते रुकते, जैसे ये एक बार डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 मीटर से छोड़ा तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर कुछ करी, तो ये मान लो n टप्पा खाने के बाद टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये भी पूछी जा सकती है। या मान लीजिए दूसरा या तीसरा टप्पा खाने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें वेलोसिटी पूछा जाता है, डिस्टेंस पूछा जाता है और टाइम पूछा जाता है। नहीं समझे क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन समझाते हैं फिर से। सिचुएशन कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं आपने क्या किया, h हाइट से, मान लो h0 हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। जब इस बॉल को ड्रॉप करोगे, हम इस देखो मोशन इसका ऐसा ही होगा, एक ही लाइन के अलाउंग होगा, लेकिन हम तुम्हें फील दिलाने के लिए थोड़ा सेपरेट अलग अलग कर रहे हैं, हर सिचुएशन को अलग अलग ड्रॉप कर देते हैं। आई बात समझ में? ये पहला सिचुएशन, आपको यहां से बॉल ड्रॉप करनी है, ठीक है। तो जब आप बॉल ड्रॉप करिएगा और ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी ना। जब आप बॉल को ड्रॉप करिएगा तो ये जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी ना। मान लेते हैं ये वो वेलोसिटी है जिससे ये ग्राउंड को हिट किया, कोई दिक्कत? अब ये वेलोसिटी से फिर ये ऊपर जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इससे ना, इससे ये ऊपर जाएगा, क्या उतना हाइट जा पाएगा? नहीं, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। इस वजह से क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जा पाएगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर गया। हम हर टर्म को अलग अलग ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हुआ है। गेंद यहां से वहां, ये वाला टप्पा नहीं हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग एक ही जगह टप्पा करवा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो ये मान लीजिए कुछ ऊपर और जाएगा और उसके बाद फिर वापस नीचे गिरेगा ना, मतलब ये यहां जाके नहीं गिरेगा, यहीं पे गया ऊपर और यहीं गिरेगा। भाई जितना हाइट ऊपर गया है दोबारा तो उतना ही गिरना पड़ेगा इसको ग्राउंड पे आने के लिए ना, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएंगे। यहाँ पे जाने में कंडीशन है, गिरने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, गिरेगी तो पूरी की पूरी ना। जाने वक्त अगर ये 10 मीटर ऊपर गई है तो आने वक्त इसको 10 मीटर नीचे गिरनी ही पड़ेगी, उसके बाद हो सकता है ये 8 मीटर फिर दोबारा ऊपर जाए। आई बात समझ में? अब बताइए, सिचुएशन ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट भी आसान से समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं h1 है। अब बताइए जब ये v नट से ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0, उसके बाद फिर ये गिरेगी तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी ना, क्या इतनी? नहीं, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। अब क्योंकि फिर वेलोसिटी है तो इसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी आएगी जिसकी वजह से फिर से ये ऊपर जाएगी, या सुनो। लेकिन क्या ये उतनी ऊपर जा पाएगी? नहीं, ये कुछ और कम हाइट तक ऊपर जा पाएगी। मान लेते ये हाइट है आपका h2, फिर ये इस हाइट से नीचे गिरने वक्त इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। इसी तरह से ये जाते 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 एक ऐसा समय आएगा जब बेचारा मर जाएगा, है ना? बोलो रे, खत्म हो जाएगा। नहीं, मान लेते हैं ये हाइट h3 है, यहां पे वेलोसिटी v3, ये हाइट h4 होगा, यहां से वेलोसिटी v4,
ये वो सिचुएशन नहीं है कि टप्पा खा के आगे जाना ना भाई, ये ड्रॉ किया हर सिचुएशन ये हो रहा है यहीं पे, पहला पार्ट को यहीं पे, दूसरा पार्ट भी यहीं हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट हुआ नहीं, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, हो सब यहीं पे रहा है, इसको अलग अलग ड्रॉ किया बस, समझ पाए बात को, हो अलग अलग नहीं रहा है। अब यहां से यहां तक आने में इसको कुछ टाइम लगा होगा, मतलब यहां से नीचे गिरने में ये टाइम यहां से यहां तक जाने का नहीं है, ये टाइम यहां से नीचे गिरने तक का है, कितना लगा होगा कुछ मान लेते हैं टी नट, और इसको ये h1 हाइट तक गया, फिर वापस आने में टोटल टाइम मान लीजिए लग गया इसको कितना t1 मान लेते हैं। इसी तरह से ये टाइम मान लीजिए लगा इसका, याद रखिएगा इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बाबू, समझ पाए बात को, बस हो गया। आप हमें ये बताइए जब ये पहला बार गिरेगा तो इसके पास वी नट आएगी ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 भाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, या 2gh होगा ना। अगर इस इक्वेशन का हम लोग हेल्प लें तो बताइए वी नट कितना आएगा, वी नट का स्क्वायर इक्वल टू यू तो 0 है, इनिशियली 0 से ड्रॉप किया गया है, तो 2gh नट, मतलब यहां से वी नट इक्वल टू आ गया आपका स्क्वायर रूट 2gh नट। कोई डाउट? इसी तरह से हम लोग वी नट निकाल लिए, और यहां पे हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, अगर यहां पे h लिखना चाहें तो h नट इक्वल टू क्या होगा, वी नट स्क्वायर बाय 2g, ये भी लिख सकते हैं, बोलो वेरी गुड। इसी को देखते देखते आते हैं हम लोग फर्स्ट टप्पा में, ये पहला टप्पा, ये सॉरी ये दूसरा टप्पा नहीं, इस केस में अगर हम v1 लिखना चाहें बाबू तो v1 क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। हाँ जी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लिखिएगा, यहां से 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, सेम ये एक्सप्रेशन लिखाएगा 2gh1, यस यस 2gh1, और यहां पे अगर हम h1 लिखना चाहें तो क्या होगा, v1 का स्क्वायर बाय 2g, कोई दिक्कत नहीं। एक बात आप हमें बताइए, इस सरफेस का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, यहां पे कुछ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे बाबू, बोलो। इस सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहा होगा ना, बॉल और सरफेस के बीच का। मान लेते हैं यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कितना, e, कोई बताएगा, इस केस में लगा दो, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या कहता है कोएफिशिएंट, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी कौन सा, हाँ ये अप्रोच हो गया ना आपका, ये हो गया आपको फाइनल सेपरेशन कोलिजन के बाद। ऐसा करते हैं, कहीं भी लगा दो, इससे v1 अच्छा अकेले बच जाएगा ना, यहां पे लगा दो कोई बात नहीं, यहां पे लगा दीजिए, इस केस में लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखो कहीं भी लगाओगे e तो कांस्टेंट होगा ना हर गेंद के लिए, और सरफेस जब तक नहीं बदलेगा e नहीं बदलेगा ना, कहीं भी लगाओ, इसमें बस अकेला v1 आ जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। वी नट और v1 में रिलेशन ढूंढ जाए, मिल जाए तो काम बनेगा तुम्हारा। वी नट और v1 में हमें रिलेशन ढूंढना है, तो यहां पे लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन वाली रिजल्ट, बताइए क्या होगा। आपको पता है कि v1 माइनस v2 बराबर u2 माइनस u1 होता है, ये v1 क्या है, v1 माइनस v2 करिएगा ना, तो यहां पे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, बताइए ये है कोलिजन के इनिशियल वेलोसिटी, नहीं कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले, शुरू में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन, शुरू में आफ्टर कोलिजन होता है, और सेपरेशन वाली वेलोसिटी होती है, बिफोर कोलिजन होता है, और अप्रोच वाली होती है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से, देखो तो आफ्टर कोलिजन हुआ v1 बाय, और बिफोर कोलिजन हो गया v1 की भी आफ्टर कोलिजन v नट बाय 0 कर देते हैं, और v1 बिफोर, कैसे पुट करोगे, दो सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, एक बिफोर कोलिजन एक आफ्टर कोलिजन, क्या करोगे, बिफोर कोलिजन, हाँ सही है, दो कंसीडर मानिए। देखिए बाबू,
एक ये सिचुएशन, एक ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों में कॉमन। अब ये बता बाबू, यहां से बैठ के देखो, यहां पे वेलोसिटी कितनी है 0। अगर इन दोनों केस को सोचें, नहीं इन दोनों केस को सोचें तो क्या ये बिफोर कोलिजन, अरे यहां से बिफोर कोलिजन और ये वाला केस आफ्टर कोलिजन। बस आफ्टर कोलिजन में क्या होने वाला है जरा देखो तो, v1 माइनस 0। आफ्टर कोलिजन में v1 माइनस 0, v1 माइनस 0 और बिफोर कोलिजन मतलब 0 करो या v नट माइनस 0, v नट माइनस 0। समझ पाया? ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन के बाद ये कहानी हुई है ना तब। बस देखो यहां से एक सुंदर रिजल्ट आएगा आपका v1 बाय v नट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा पाए आप लोग? कैसे लगा बाबू? देखो हमें मेरा मेन मकसद था कि v नट और v1 में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके, इसके लिए हमने ये कोलिजन वाला लिया। ठीक है, टप्पा खाया ऊपर गया तो बिफोर कोलिजन, नहीं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के पहले क्या सिचुएशन थी, वी नट, ठीक है, वी नट से कोलाइड करी ये हुई और बाद में फिर वेलोसिटी ये एक्वायर करी। बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी यही होगी ना, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ये एक्वायर करी ये, नहीं इसके बाद सेकंड कोलिजन फिर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो रिलेटिव वेलोसिटी दो सिचुएशन है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। काम खत्म, v1 बाय v2 आ गया। यहां से एक बात बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं यहां से v1 इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ v नट? बोलो, इसी का यूज करना है, v1 v2 में रिलेशन सब्स्टिट्यूट करना है। आइए आप हमें ये बताइए, क्या यही रिजल्ट के बदले हम लोग यहां पे v1 के बदले, ध्यान देना बाबू, यहां पे v1 के बदले ई v नट लिखाएगा बाबू और इसका स्क्वायर बाय 2g। कोई दिक्कत? मतलब h1 आ गया आपका ई स्क्वायर v नट स्क्वायर बाय 2g। कोई दिक्कत? आइए आते हैं सेकेंड टप्पा में। जब सेकेंड टप्पा खाएगा तो v2 हो जाएगा आपका 2g h2 और h2 का रिलेशन लिखाएगा बाबू v2 स्क्वायर बाय 2g। और इसी तरह से फिर से v2 का रिलेशन पुट करोगे v1 में, अरे फिर से यहाँ पे कोलिजन लगाओगे, रेस्टिट्यूशन यहाँ भी फाइंड करोगे, हर जगह रेस्टिट्यूशन का वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा, बस रेशियो अलग अलग आ रहा होगा। यहाँ पे लगाओगे तो क्या रिलेशन बनेगा, अरे यहाँ पे जब लगाइएगा तो रिलेशन क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे रिलेशन बनेगा आपका कितना, v2 माइनस 0 बाय v1 माइनस 0, तो v2 बाय v1 आएगा। अब फॉलो v1 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनट में कन्वर्ट करेंगे, v2 को रहने देंगे और v1 को क्या लिखेंगे बाबू, v1 को लिखेंगे e v नट लिखेंगे, पुट करेंगे, बोलो पुट करोगे v2 का स्क्वायर, हाँ, और यहां पे फिर से आपका क्या आएगा, ये तो इक्वल टू ई होगा ना, ये e इक्वल टू होगा ना, जरा ध्यान से देखो, v2 बराबर ई स्क्वायर v नट आया, नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो बोलो ना रे। देखो हमें v नट और v1 में रिलेशन लगाना था, हमने यहां पे रेस्टिट्यूशन वाला टर्म लगाया, कोलिजन करवा दिया, रिलेशन यहां तक आया, यहां तक क्लियर था। अब देखो हमें फिर v2 और e में रिलेशन चाहिए, v2 और e में रिलेशन चाहिए, तो e बराबर वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन था, नहीं बिफोर सॉरी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यहां पे रेस्टिट्यूशन वाला टर्म लगाया, बोलो रे बस। अब देखो ये हुआ v2 बाय v1, v2 को v2 रहने दिए, क्या v1 को फिर से हम लिख सकते हैं e v नट इक्वल टू e, क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ तो v2 इक्वल टू e स्क्वायर v नट आया। अब बस यहाँ पे आगे नहीं करेंगे, अब ये लिखेंगे, तो h2 इक्वल टू हो जाएगा आपका v2 की जगह पे क्या लिखोगे बाबू, ई स्क्वायर वी नट का होल स्क्वायर बाय 2g। जरा ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, e पे पावर 4 वी नट स्क्वायर बाय 2g। ओहो कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, पहला था e के स्क्वायर बढ़ रहे हैं, h2 हुआ तो e का पावर 4, h3 होगा तो e पे पावर 6, दो का पावर बढ़ रहा है, e का पावर दो बढ़ेगा, क्योंकि अगली बार जब करोगे ना तो अगली बार यहाँ पे ई स्क्वायर वी नट आएगा और यहाँ पे तुम्हारा फिर ई स्क्वायर रहेगा, कुल मिला के पावर इस तरह से बढ़ता जाएगा। 4 का देखो ना, यहाँ पे अगला आएगा तुम्हारा ई पे पावर 4 आएगा क्या, 3 आएगा,
जब आप सॉल्व करेंगे ना, कर दे सॉल्व क्या, देखो अब इस केस में लगाओगे, इस केस में लगाओगे फिर से, अरे बाबू कहाँ रहे तुम, कहाँ पे, ये रेस्टिट्यूशन है, इसका वैल्यू कितना 0.5 का स्क्वायर बोलो, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का क्यूब, 0.5 का 4 बोलो ना रे, ज्यादा की कम, नहीं समझा बात को, 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का क्यूब में कौन बड़ा, क्यूब वाला, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब कहानी आपकी जनरल बन रही है, सुन लो, अब हम लोग जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं HN का, ये फर्स्ट टप्पा सेकेंड टप्पा, अब NH टप्पा लिख रहे हैं बाबू। NH टप्पा करने के बाद पैटर्न से ये समझ में आ रहा है कि V नट स्क्वायर बाय 2G रहेगा कांस्टेंट, नहीं V नट स्क्वायर बाय 2G रहेगा परमानेंट, और ये जो E होगा, E का पावर कौन चलेगा, क्या चलेगा, क्या चलेगा 2n चलेगा, देखो ना 2 हुआ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा, ऐसे चलेगा। हाँ सर, ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी, दो सिचुएशन कंसीडर किए ना बाबू, ग्राउंड और बॉल के बीच का वेलोसिटी, आफ्टर और बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी अप्रोच, V1 और V2 निकालते हैं ना, ठीक है, दोनों तो इसी का वेलोसिटी है, किसका, ग्राउंड और बॉल के बीच का ना वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो 0 यानी कि ग्राउंड का वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, ग्राउंड की ये वाली, वही ना 0 होगा वहाँ पे, क्योंकि दो बॉडी के बीच का ना निकालते हैं, दोनों वेलोसिटी V0 और V इक्वल टू हाँ, दोनों तो बॉल का ही वेलोसिटी है। अप्रोचिंग वाला देंगे इसलिए ठीक ठीक ठीक, वही है, हाँ ये वही है, दो बडी है यहाँ पे ना, कोलाइडिंग बडी, अगर यहाँ पे हमने ये दो सिचुएशन को दो बडी की तरह कंसीडर किया, आप यहाँ पे दो बडी में एक बडी गेंद और एक बडी ग्राउंड को लिख सकते हैं, तो ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा रहेगी 0 परमानेंट, इस हिसाब से सेकंड वाला टर्म आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, नहीं, या अगर आप इस दो सिचुएशन को दो बडी की तरह ट्रीट करेंगे तो इस तरह से भी रिलेशन चलेगा, इस तरह से भी रिलेशन चलेगा, रिजल्ट सेम आएगा। ई क्या है, तो फिर वैल्यू कैसे बदल गया, कांस्टेंट का मतलब चेंज होना होता है, देखो बॉल का मास बदला, बॉल का मास बदला, बॉल का मास बदला, अरे वेलोसिटी, अच्छा ये बदलते हैं, 3/5 हुआ है, 6/10 हुआ है, ठीक है, 12/3 4 जा 20 हुआ है, बदल तो रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बदल तो रही है, बताओ तो ये का वैल्यू बदला, कैसा लड़का है ये, अरे ये घटता हुआ रेशियो है, मतलब वेलोसिटी घटती हुई रहेगी, उल्टा होगा, जैसे 12 शुरू में 12/20 था, फिर 6/10 हो गया, फिर 3/5 हो गया, ई का वैल्यू बदला क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी घट रही है ना, वेलोसिटी घट भी रही है, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, ई का वैल्यू चलो अब सुनो, का पावर h, ई का पावर कौन सा चलेगा रिजल्ट, अब यहां पे देखिए, देखो यहां पे कितना हुआ, E4 V नट स्क्वायर हुआ, अगर यहीं पे तुम रिजल्ट लगाना चाहो, जल्दी करो तुम लोग, एक बात बताओ तो यहां पे ध्यान दो तो बताइए, V स्क्वायर बाय 2G के बदले H नट लिख सकते हैं, तो E स्क्वायर H नट लिख सकते हैं, बोलो, V स्क्वायर बाय 2G के बदले हम लोग E पे पावर 4 H नट लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा n वाला, HN V स्क्वायर V नट स्क्वायर बाय 2G, और क्या था E पे पावर 2n था,
इसको लिख सकते हैं एच एन एथ इक्वल टू एच नट, तो ई पे पावर 2n एच नट, यही हुआ जनरल फॉर्मूला। आपको बस यही याद रखना है। आई बात समझ में? बोलो। तो nth टप्पा खाने के बाद इसकी क्या हाइट रहेगी ग्राउंड से, ये बताएगा आप। आई बात समझ में? बोलो। इतना तामझाम नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है। आसान है, याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या इसमें कंफ्यूजन है कोई? ये रिजल्ट कैसे हुआ याद रह गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, इसको छाप लीजिए। हाँ क्या बोलो? हाँ कॉपी में लिखा हुआ है। हाँ कॉपी में लिखा हुआ है, हम चाहो तो भेज ही देते हैं। हाँ ये भेज देते हैं। सुनो, अब एच आ गया, टाइम पूछेगा, टाइम निकलेगा क्या? बाद में लिख लेना। सुनो, टाइम भी निकाल ही देते हैं। देखो टाइम कैसे निकालोगे? बस अरे टाइम का रिलेशन एच आ गया तो टाइम का रिलेशन निकलेगा। सुनो तो बाबू, देखो जो टाइम निकालते हैं। देखो आपको पता है अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अगर u 0 है तो v नट ये रहा, a का वैल्यू g t होता है तो t बराबर v नट बाय g होता है। और बताइए यहाँ पे v नट क्या है? 2g h नट का स्क्वायर रूट बाय g, तो ये t नट आएगा, t नट आएगा। उसी तरह से आप करोगे t1 के लिए क्या करोगे? 2g h1 बाय g, और h1 को फिर से h नट के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। देखो तो जरा h1 को h नट के टर्म में, सुनो जरा, 2g h नट के टर्म में e स्क्वायर h नट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। इस तरह से t1 t2 t3 आएगा। टोटल टाइम निकालना है जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। कितना होगा टोटल टाइम? सबको प्लस कर दोगे, आराम से जीपी बनेगा, सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व हुआ है? हम जीपी रिजल्ट लिख दिए हैं। जीपी का जो समेशन है, t1 निकाले, t2 निकाले, t3 निकाले, tn निकाल दिए, टोटल सम जोड़ेंगे तो टोटल टाइम आएगा। जब तक वो रुक ना जाए, वो टाइम सम अप कितना रिजल्ट होता है वो लिख दिए हम। टाइम ये हो गया। एक और चीज इसमें पूछी जाती है कि जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक जो टप्पा खाएगा कुछ हाइट, जैसे मान लीजिए 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर ट्रेवल करेगा, नहीं करेगा, तो टोटल कितना ये हाइट वर्टिकल कवर करेगा, कैसे निकालोगे? इसमें एक कंफ्यूजन है, उसको समझ लो कि वो हाइट में ना ट्वाइस हो रहा है। अगर तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हें ये समझ में आ जाए कि पहले क्या हुआ है। सुनो, पहले ये h नट हाइट का ट्रेवल किया, बोलो। दूसरा ये, उसके बाद h1 ऊपर गया। देखो पहले h हुआ, दूसरा कितना गया? h1 प्लस h1। क्या ये h1 वापस नीचे भी तो गिरेगा, फिर से h1 आएगा, बोलो। उसके बाद ये h2 जाएगा, h2 गया। उसके बाद फिर वापस तो h2 गिरेगा ना, h2। उसके बाद फिर ये h3 जाएगा, बोलो। वापस h3 भी तो गिरेगा, इसका मतलब ये h होगा, 2h1 होगा, 2h2 होगा, 2h3 होगा। आई बात समझ में? ये 2 क्यों हुआ समझ में आई बात को? बस सबको जोड़ोगे, फिर से ये जीपी बनेगा नया वाला। उसका टर्म कैसे सम करते हैं ये भी आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा टोटल हाइट। तो 3 चीजें इसमें कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और सवाल सिर्फ फॉर्मूला बेस पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मूला ये वाला। nth टप्पा के बाद उसका कितना हाइट होगा, या nth टप्पा के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या nth टप्पा के बाद मतलब वो कितना टाइम लेगा, या कितना हाइट वो टोटल ट्रेवल कर चुका है। आई बात समझ में? टॉपिक हुआ आपका खत्म। चैप्टर ये लास्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से था। रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, रिजल्ट ही लिखाना जरूरी था, ठीक है। सवाल में भेज दिए हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हम भेज दिए हैं, उसे करिएगा। कल मिलते हैं हम लोग फिर 7 से 9 प्रॉब्लम और डाउट के साथ, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। 1 सेकंड।